आज हम बातचीत करने वाले हैं टारगेट क्यों दिए जाते हैं, टारगेट को कैसे पूरा किया जाता है और टारगेट के महीने में हमें कैसे वर्क करना चाहिए। इन सारी चीजों पे आज अपने बातचीत करेंगे। जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं घर पे हैं वो डायरी पेन लेके जरूर बैठिए। आज की मीटिंग आपके जीवन में वैल्यू एड करेगी, मेरी गारंटी है 100%। अगले 30 या 40 मिनट में आपके बीच में रहने वाला हूं और आज की मीटिंग से आपके बिजनेस में बड़ी ग्रोथ आएगी, बड़ा जंप आएगा, मार्च आपका 100% हिट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अभी भी आपके पास वक्त है, 8:01 हुआ है। जल्दी से एक एक फोन कॉल करें, तुरंत अपनी टीम की संख्या को बढ़ाएं ताकि आज की मीटिंग का आप बेनिफिट ले पाए। तमाम लोगों का स्वागत, आभार, वेलकम और ढेर सारी शुभकामनाएं। होली को कहते हैं अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में होली मनाई जाती है। और होली हिंदुस्तान का एक बहुत ही पावरफुल त्योहार मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाया जाता है। और आज होली के दिन ये मीटिंग हो रही है स्पेशल। और मैं अभी हिंदुस्तान के सबसे पॉजिटिव जगह पे बैठा हूँ, आप समझ सकते हैं। मैं बाबूजी के पास में हूँ, गाँव में। मैं वैसे जयपुर में रहता हूँ, लेकिन जब भी कोई त्योहार होता है तो बिना बाबूजी के कोई त्योहार नहीं होता, इसीलिए मैं गाँव में आ जाता हूँ। तो गाँव में मैं बाबूजी के पास होता हूँ और गाँव में मैं जब भी होता हूँ मेरे अंदर एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, शब्दों में एक्स्ट्रा उत्साह आ जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल जगह में हूँ। तो तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार इस डिजिटल की वेबिनार की दुनिया में। एक बार ताली बजा लीजिए आप अपने लिए, जोरदार तालियों के साथ आज के प्रोग्राम को हम स्टार्ट करने वाले हैं। वन ऑफ वन हम बातचीत करेंगे सर। आरसीएम बिजनेस में अलग अलग 3 फेज होते हैं, आज उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में बड़ा पैसा बनाते हैं, बहुत सारे लोग बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कुछ लोग बड़ी कामयाबी पे जाते हैं, कुछ लोग बड़ी कामयाबी पे नहीं जाते? वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आरसीएम बिजनेस में कुछ लोग टॉप अचीवर बन जाते हैं और कुछ लोग आज भी संघर्ष करते रहते हैं? इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मेरा परिचय दे दूं, तब तक आप अपनी टीम को जरूर इन्वाइट कर लीजिए। मेरा नाम अभी भी महावीर सारन है। मैं पिछले 22 साल का आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं, अभी 23वां साल मेरा चल रहा है और मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे पापा एक किसान है, खेती करते हैं, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई। मैं 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं एक 2,500 की प्राइवेट नौकरी करता था। तब मुझे किसी ने आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। बताने वाले ने यह बताया ये व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है, भविष्य का एक व्यापार है और ये व्यापार आने वाले समय में न केवल हिंदुस्तान बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल बिजनेस बनने वाला है। 13 जनवरी 2001 को मुझे बताया गया और आरसीएम बिजनेस को मैंने धीरे धीरे पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, मेरी 2,500 की प्राइवेट नौकरी के साथ। मेरी पहली इनकम आई 242 रुपए, मेरी दूसरी इनकम आई 744 रुपए, मेरी तीसरी इनकम आई 2,000 रुपए। ऐसे करके धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ी और 8वें महीने में आरसीएम बिजनेस से मेरे को जो इनकम आई वो थी 7,209 रुपए। जब 7,000 रुपए की इनकम आई तब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया। आज की मीटिंग का मेरा पहला मैसेज, इस बिजनेस को आपको पार्ट टाइम करना चाहिए। कब तक? जब तक वर्तमान धंधे से ज्यादा आरसीएम आपको इनकम नहीं देने लग जाए, पहला। दूसरा, 7,000 की इनकम आते मैंने फुल टाइम शुरू किया और उसी दिन से मैंने आरसीएम बिजनेस को सीखना शुरू कर दिया। और मेरा ऐसा मानना है अगर बड़ी इनकम पे जाना है, बड़ा नाम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको लर्निंग मोड में आना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला है, सीखना ही जीतना है। ये लाइन आपकी डायरी में फ्रंट में लिख लीजिए, क्योंकि बिना सीखे हुए जब साइकिल नहीं चल सकती तो बिना सीखे हुए आप आर्थिक आजाद नहीं बन सकते हैं सर। यह व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, नया तरीके का व्यापार है, भविष्य का बिजनेस है, इसे आपको सीखना पड़ेगा। मैंने सीखना शुरू किया और जैसे जैसे सीखना शुरू किया मेरी इनकम बढ़ना शुरू हो गई। 7,000 से अगले महीने की इनकम आई 10,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 11,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 21,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 42,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 72,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 2,10,000। और ऐसे करते करते मेरी लाखों रुपए से इनकम स्टार्ट हुई। आज मेरे को ये बिजनेस करते हुए 22 साल हुए हैं। अभी मैं फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ और आज मेरे हर महीने जो बिजनेस का टर्नओवर जाता है वो लगभग 9.5 करोड़ का जाता है। और हर महीने मेरे को जो आरसीएम इनकम देता है वो 5 से लेकर 10 लाख रुपए पर मंथ देता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है। यह बिजनेस उन लोगों के लिए बना हुआ है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। मुझे माफ करना सर, यह उन लोगों के लिए नहीं बना हुआ जो अपने पापा के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं, बल्कि यह उन लोगों के लिए बना हुआ है जो अपने पैसे पे अपने पापा और अपने परिवार को आनंद और ऐश दिलवाना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए आरसीएम बिजनेस बना हुआ है।
तो आज अपने बातचीट करेंगे सर ये कैसे काम करता है। मेरे को 22 साल हो गए आरसीएम बिजनेस करते हुए। हम दो भाई मिलके आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं और अब तक मेरी फैमिली में जो टोटल इनकम आई है वो लगभग लगभग 55 से 60 करोड़ की इनकम आरसीएम बिजनेस मेरे परिवार में दे चुका है। साइकिल से बिजनेस शुरू किया था, आज मेरा परिवार 14 गाड़ियां मेंटेन करता है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, जिस मकान में रहता हूं करोड़ों रुपए का वो मकान है सर। 15 साल मैंने दबा के आरसीएम में काम किया है। पिछले 7-8 साल से मैं इंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में अभी मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई कर्मचारी नहीं है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आने वाले वक्त का मेरी नजर से अगर देखो, इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल बिजनेस अगर कोई बनेगा उसका नाम आरसीएम बिजनेस होगा। तो आज अपने थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, फिर अपने बातचीत करेंगे टारगेट क्यों दिया जाता है, आरसीएम के कौन कौन से फेज होते हैं, किस फेज में आपको कौन सा काम करना होता है। मेरी 100% आपसे गारंटी है, अगले 40 से 50 मिनट की मीटिंग को आप ठीक से सुनना, डायरी पेन लेके सुनना। आरसीएम बिजनेस आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। जिंदगी में आपके बच्चों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके बच्चे के लिए काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। आरसीएम एक्चुअल में है क्या? आरसीएम भविष्य की व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब क्या है? आज अगर आप आरसीएम को कर रहे हैं ना, तो हो सकता है सारे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, कुछ लोग आपकी मजाक करेंगे, कुछ लोग टांग खिंचाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं सर। पहले वो लोग होते हैं जो अमीर बनते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, तीसरे वो लोग होते हैं जो गरीब रह जाते हैं। अमीर कौन बनता है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल लेता है। मिडिल मैन कौन होता है? जो वक्त बदलने के साथ अपने आप को बदलता है। और गरीब कौन रह जाता है? जो वक्त बदलने के बाद अपने आप को बदलता है। तो आरसीएम एक बहुत बड़ा अभियान है। इसमें स्वास्थ्य रक्षा है, इसमें स्वावलंबन है, इसमें नारी सशक्तिकरण है, इसमें वृक्षारोपण है, इसमें ब्लड डोनेशन है। देश, समाज और मानव की अगर आप सेवा करना चाहते हो तो इस ब्रह्मांड का भविष्य का सबसे पावरफुल अगर कोई अभियान है तो उसका नाम आरसीएम है। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं आपके स्वावलंबन की बातचीत करने वाले हैं। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? आपके घर में आज क्या होता है? कमाने वाला एक है, खाने वाले 5 है। तो अकेला कितना भी कमा ले, कमाने वाला 8 घंटे काम करता है, खाने वाले 24 घंटे खाते हैं, तो परिवार अमीर नहीं बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस की मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। ये आपको पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत सब कुछ इतनी दे सकता है कि आपका दामन छोटा पड़ेगा, पर आपको इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो आज मैं टू द पॉइंट बातचीत करने वाला हूं। यह आज की मीटिंग उन तमाम लीडर्स के लिए बहुत फायदा होने वाला है जिनको लगता है कि सर मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं, आउटपुट कम आ रहा है, सर मेरी टीम का निर्माण नहीं हो रहा, मेरे नीचे लीडर नहीं बन रहे, मेरे को आरसीएम करते हुए मजा नहीं आ रहा, मेरे को क्या बदलाव करना चाहिए। तो आज की मीटिंग उन तमाम लोगों के लिए है। थोड़ा सा पहले 2 मिनट में थोड़ी सी आप जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, यह बिजनेस किन लोगों के लिए है? यह बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। वो खुद का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बच्चे का हो सकता है। अच्छा, कौन कर सकता है? क्या क्वालिटी चाहिए? आरसीएम बिजनेस करने के लिए दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जो जीरो नॉलेज से भी चलता है। जीरो नॉलेज का मतलब क्या है? कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। साधारण नॉलेज वाला व्यक्ति भी आरसीएम में डायमंड के लेवल पे जा सकता है। ऐसे हजारों एग्जांपल अपने पास में। केवल 2 क्वालिटी चाहिए आरसीएम में टॉप पे जाने के लिए। पहली क्वालिटी, जो कपड़ा पहनता है वो आरसीएम में टॉप पे जा सकता है। दूसरा, वो बंदा आरसीएम में कामयाब हो सकता है जो बोलना जानता है। तो आप गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, इस बात से कोई आरसीएम पे फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1 पहला। नंबर 1 दूसरा, इस बिजनेस में करना क्या पड़ता है? इस बिजनेस में 3 काम होता है, खरीदना है, बेचना है, जोड़ना है। खरीदना क्या है? घर का सामान है, हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। बेचना क्या है? यही सामान, और इसको बेचने की कला को सीखना है। और तीसरा क्या काम है? आरसीएम में लोगों को जोड़ना है। 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ लोग कपड़ा पहनते हैं, 100 करोड़ लोग आरसीएम बिजनेस में भविष्य में आएंगे। अभी आरसीएम में मात्र 2-2.5 करोड़ लोग आए हैं। इसका मतलब 100 करोड़ लोग जिस बिजनेस में आने वाले हैं, आप उस बिजनेस में पहले आ गए हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का जो माहौल है वो हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल माहौल है सर। अगले 5 से 10 साल डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अवसर है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आरसीएम में कुछ नहीं करना पड़ता। मुझे माफ करना सर, आप घर पे साइकिल खरीद के लाते हो, अपने आप चलती है या चलानी पड़ती है मैडम? चलानी पड़ती है सर। चलानी पड़ती है। आप कार खरीद के लाओगे, अपने आप चलेगा या चलाना पड़ेगा?
चलाना पड़ेगा सर। चलाना पड़ेगा। आप गाय खरीद के ला रहे हो तो दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। ठीक वैसे ही आरसीएम एक अवसर है, आरसीएम एक मौका है, आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो मेहनत के दम पे अपनी दुनिया के सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए। तो आरसीएम में एक्चुअली में 3 फेज होते हैं। बहुत सारे लोग एक सवाल मुझसे करते हैं, सर कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कमा रहे, कौन से कारण है जो आपको बड़ी इनकम पे लेके जाते हैं? तो आइए हम चर्चा करते हैं वन ऑफ वन। आरसीएम में एक्चुअली में 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है, उस फेज को कहते हैं स्टार्टअप फेज। स्टार्टअप फेज किसको कहते हैं? पहला 6 महीने से लेके 1 साल का जो टाइम होता है ना, वो किसी भी इंसान का स्टार्टअप फेज होता है। उस फेज को बोलते हैं लर्निंग फेज भी कहते हैं। उसके अंदर आपको 4 चीजों को सीखना होता है। स्टार्टअप फेज के अंदर मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि पहले 1 साल यानी 365 दिन आप कौन से काम करो। इस स्टार्टअप फेज में आपको 4 चीजों को सीखना होता है। नंबर 1, पहली चीज, आपको आरसीएम में प्लान दिखाना सीखना होता है। आरसीएम का उद्देश्य क्या है, आरसीएम क्यों बनाया गया है, आरसीएम कहां की कंपनी है, आरसीएम का प्लान कैसे दिया जाता है। पहला काम आरसीएम में स्टार्टअप फेज होता है, वो 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में होता है। इसमें आपको क्या सीखना है? नंबर 1, पहला प्लान शो करना सीखना है। नौकरी वाले को प्लान कैसे देना है, बेरोजगार को कैसे देना है, स्टूडेंट को कैसे देना है, महिला को प्लान कैसे दिखाना है। पहला काम प्लान शो करना सीखना है, पहला काम स्टार्टअप फेज में। दूसरा काम स्टार्टअप फेज में क्या सीखना है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना सीखना है। आपकी ड्रेस कैसे हो, आपके कपड़े कैसे हो, आपके जूते कैसे हो, आपका उठना बैठना कैसा हो। क्योंकि देखिए दूर से हम बता देते हैं ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये पुलिस वाला है, कैसे पता चलता है? उनका ड्रेसअप, उनकी पर्सनैलिटी। तो आरसीएम बिजनेस में भी दूसरा काम आपको क्या सीखना है? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्या आप बिजनेसमैन की तरह लगते हो? हम कर तो रहे हैं बिजनेस, लेकिन लगते लल्लू की तरह है। मुझे माफ करना, हम बहुत सी बार बोलते हैं मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं कहता हूं शीशे के सामने जाके बोलना मैं एक बिजनेसमैन हूं, फिर अपने आप को चेक करना क्या लगते भी हो क्या। आपका कपड़ा, आपका उठना बैठना, आपका हुलिया, आपका चलना फिरना। तो दूसरी चीज आपको क्या सीखनी है आरसीएम में? आपकी पर्सनैलिटी सीखनी है स्टार्टअप फेज में। तीसरी चीज आपको क्या सीखनी है? प्रोडक्ट नॉलेज सीखना है। प्रोडक्ट नॉलेज, कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है। एक आप दारू वाला व्यक्ति आपको मिलता है तो उसका कौन सा प्रोडक्ट देना है। एक 2 साल से 14 साल का बच्चा आपको मिल रहा है, उसको कौन सा प्रोडक्ट देना है ना। एक बुढ़ा आदमी है जिसकी 60 साल से ऊपर उम्र है, उसको कौन सा प्रोडक्ट देना है। स्वस्थ आदमी को कौन सा प्रोडक्ट देना है। तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज सीखना है। ज्ञान आपको कुछ पैसा देगा और विशेष ज्ञान आपको अमीर बनाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप फेज में आपको तीसरा काम जो सीखना है वो सीखना है प्रोडक्ट नॉलेज। और चौथा काम आपको सीखना है टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, मनी को कैसे मैनेज किया जाए, और टीम को कैसे मैनेज किया जाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। जो लोग आरसीएम में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आरसीएम में डायमंड के लेवल पे जाना चाहते हैं, उन लोगों को ये सीखना बहुत जरूरी है सर। टाइम कैसे मैनेज किया जाए। आप नौकरी वाले हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप गृहिणी हो सकते हैं, आप एक व्यापारी हो सकते हैं। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। 24 घंटे का टाइम सबको मिलता है। उसी 24 घंटे के अंदर काम करते हुए सुरेंद्र वत्स साहब डायमंड बने। उसी 24 घंटे के अंदर काम करते हुए मुकेश कोठारी साहब स्टार डायमंड बने, वो स्टार सफायर बने। उसी 24 घंटे में काम करते हुए आदरणीय राजाराम सारंग सर स्टार सफायर बने। उसी 24 घंटे के अंदर मैं सफायर बनाऊं। आपको उस टाइम को यूज करना सीखना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं वो अस्त व्यस्त रहते हैं, इसीलिए बड़ी कामयाबी नहीं आती सर। तो स्टार्टअप फेज में आपको क्या सीखना है? टाइम मैनेजमेंट सीखना है। लोग महत्वपूर्ण काम को अति महत्वपूर्ण होने के बाद करते हैं, तब वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट में 3 तरह के कामों की लिस्ट बनानी चाहिए। महत्वपूर्ण काम, अति महत्वपूर्ण काम और साधारण काम। आपको अति महत्वपूर्ण काम को पहले करना चाहिए, महत्वपूर्ण काम को बाद में करना चाहिए, और साधारण काम को सबसे लास्ट में करना चाहिए। तो आपको चौथी चीज क्या सीखनी है स्टार्टअप फेज में? आपको सीखना है टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सीखना है। अब आता है आरसीएम का दूसरा फेज। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। इस फेज को कहते हैं स्पीड अप फेज। स्पीड अप फेज में क्या होता है? आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल करना होता है। बहुत सारे लोग इस फेज में काम करते नहीं है, इसीलिए उनका बड़ा लेवल आता नहीं है। मुझे माफ करना, बात कड़वी है, लेकिन आपको ये जरूरी है बताना। स्पीड अप फेज में आपको क्या करना है पता है? आपको अपलाइन की उंगली को छोड़ के खुद फील्ड में उतरना है।
अपलाइन से जो प्लान देना सीखा है उस पे प्रैक्टिस करनी है, बैक टू बैक प्लान देना है, प्लान पे प्लान देना है, प्लान पे प्लान देके रट्टा मारना है। जिस तरह से पहली क्लास का बच्चा जब स्कूल जाता है ना, उसे कह कबूतर लिख के देता है टीचर और कहता है इस पे रट्टा मारो, इसको पक्का करो, एक एक अक्षर को लिख के देता है और उसको कहता है पक्का करो। ऐसे ही स्पीड फेज में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, डायरी पेन लेना है, टाई लगाना है, आरसीएम का ड्रेस कोड पहनना है और प्लान पे रट्टा मारना है। बैक टू बैक प्लान देने, नॉन स्टॉप प्लान देने, सुबह से शाम तक प्लान देने। आप डायरी में जब प्लान दो ना, इतना परफेक्ट हो जाना है प्लान दिखाने में कि 10 प्लान दो ना तो 10 प्लान एक जैसे एग्जाम्पल, एक जैसा टाइम, एक जैसा चित्र बनना चाहिए। जहां पेन की डोट लगती है वही डोट लगनी चाहिए, उतना ही टाइम उतना ही एग्जाम्पल। किसी महान बल्लेबाज ने कहा है कि आप 100 अलग अलग क्वालिटी की बैटिंग को सीखने की बजाय एक बैटिंग को 100 बार सीख लो तो आप उस काम में महारत हासिल कर लोगे। तो स्पीड फेज जो होता है ना, स्पीड फेज का जो टाइम होता है वो 1 से लेके 5 साल का होता है। इसमें आपको पूरा रगड़ा मारना है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, प्लान का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। नंबर 1 पहला प्रैक्टिकल प्लान देना है। जो आपने सीखा है ना स्पीड फेज में, प्लान को इतनी रफ्तार से दो कि शुरुआत में प्लान दोगे 100 लोगों को तो 10 ज्वाइनिंग होंगे, बाद में धीरे धीरे 20 ज्वाइनिंग होने लग जाएंगे, बाद में 100 में 50 ज्वाइनिंग होने लग जाएंगे, बाद में 100 में 90 ज्वाइनिंग होने लग जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप 100 लोगों को प्लान दोगे ना तो 150 लोग ज्वाइन करेंगे। सर वो रफ्तार आपकी आ गई या नहीं आई, चेक करिए। नहीं आई है ना तो स्पीड अप फेस में दोबारा जाके रगड़ा मारिए। मेरे बड़े भाई साहब है वो अक्सर बोलते हैं अक्कल जो होती है ना वो बिदाम खाने से नहीं आती, बचीड़ खाने से आती है, फील्ड में रगड़ा मारने से आती है भाई। तो कितने प्लान रोज देते हो उसको चेक करिए भाई, बैक टू बैक प्लान दीजिए। स्पीड अप फेज में पहला काम देना है बैक टू बैक प्लान देना। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है खुद की समस्याओं को खुद से सोल्व करना है। अपलाइन के पास बार बार नहीं जाना है, समस्याओं का खुद समाधान निकालना है। दूसरा, तीसरा काम क्या है, आउट ऑफ टाउन जाके बिजनेस करना है। बिना अपलाइन के सारे आउट ऑफ टाउन जाइए, वहां नए लोगों को ज्वाइन करवाइए और उनको रॉयल्टी पे लाइए। जिस दिन एक आदमी का फार्म भर के उसको रॉयल्टी पे ले आओगे ना आपके नीचे, उस दिन आपके अंदर एक नई लीडरशिप तैयार हो जाएगी। तो स्पीड अप फेज के अंदर क्या करना है, प्लान का रट्टा मारना है, प्लान की रफ्तार तेज करनी है। दूसरा, समस्याओं का समाधान खुद से करना है। तीसरा, आउट ऑफ टाउन जाके खुद वर्किंग करनी है, अपलाइन को नहीं लेके जाना, खुद वर्किंग करनी है। और चौथा, ऑब्जेक्शन हैंडल खुद से करना है। आपकी टीम में कोई आपका लीडर है वो फील्ड में नहीं जा रहा, काम नहीं कर रहा है ना, वो आपका कहना नहीं मान रहा, इन सारी ऑब्जेक्शन को खुद से हैंडल करना है। और जब स्पीड अप फेस में ये सारी चीजें सीख लेंगे ना फिर आप एक रियल लीडर बन जाएंगे। फिर लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, फिर लोग आपको कॉपी करेंगे। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट में यस लिखिए। यूट्यूब पे जितने भी जुड़े हुए हैं वहां भी यस लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जिन लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं वो लोग पावरफुल लोग हैं। जितने भी लोग हैं मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, वो हैंड राइज करिए। हैंड राइज जो कर सकते हैं वो हैंड राइज करिए ताकि मुझे पता चले कि मैं एकदम जांबाज लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं। तो दूसरा जो फेज होता है उसे बोलते हैं स्पीड अप फेज। अच्छा, 1000 लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, हैंड राइज में मैं देखना चाहता हूं कम से कम 250 लोगों का हैंड राइज हो जाए तो फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। मैडम थोड़ा देख के बताना 250 लोग हुए या नहीं हुए। जी सर, जी सर। ओके, प्लस हो गया सर। ओके 300 लोगों से प्लस हो गया तो एक बार ताली जोरदार वाली बजा लीजिए सर, बहुत बढ़िया। अभी नहीं करना है सर, अभी नहीं करना, वक्त निकल गया। वक्त निकलने के बाद करोगे ना तो हमेशा सर सामान्य दर्जे में जाओगे। अभी नहीं करना है, हैंड राइज तुरंत करना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखने का पार्ट है सर। ये भी जो दूसरा फेज होता है ना हमारा स्पीड अप फेज, उसका काम है डिजिटली सीखना। तो स्पीड अप फेज के अंदर हमने 4 चीजों को सीखा। एक बार हैंड राइज मैं डाउन कर रहा हूं सबका, अभी नहीं करना है सर, नेक्स्ट टाइम आए तब आप करना। ओके, तो दूसरा जो फेज होता है हमारा ये होता है स्पीड अप फेज। इसके अंदर 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो मैंने बताई। कौन कौन सी 4 चीजें लिखी होगी मैडम आपने। पहला होता है स्पीड अप फेज में प्लान का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। दूसरा होता है स्पीड अप फेज में समस्याओं को खुद से समाधान करना। तीसरा होता है स्पीड अप फेज में आउट ऑफ टाउन जाके बिजनेस करना, खुद करना है, अपनी क्षमताओं को चेक करना है मैंने जो सीखा है वो सही है या गलत है। और चौथा काम होता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। आपकी टीम में जो समस्याएं आ रही है ना उनको खुद से हैंडल करना है, बार बार अपलाइन के पास नहीं लेके जाना है।
अपलाइन सहारा है, उसको बैसाखी मत बनाइए। ओके, अब आता है चौथा फेज, बहुत इंपॉर्टेंट फेज आता है चौथा। जो लोग करोड़पति बनते हैं ना, वो इसी फेज की वजह से बनते हैं। सॉरी, तीसरा फेज। पहला फेज हो गया स्टार्टअप फेज, दूसरा फेज हो गया स्पीड अप फेज, तीसरा फेज होता है, उसे कहते हैं सर मल्टीप्लायर फेज। मल्टीप्लायर फेज ये सबसे पावरफुल फेज होता है सर। इस फेज के अंदर आपने भागना दौड़ना कम है और चेक करना है कि मुझे लोग क्या डुप्लीकेट कर रहे हैं क्या। मेरी टीम में से कितने लोग हैं जो रोज प्लान शो कर रहे हैं। मेरी टीम में से कितने लोग हैं जो सुबह 6:30 की मीटिंग में, टीसीजी की मीटिंग में आ रहे हैं। मेरी टीम के से कितने लोग हैं जो जूम मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं। मेरी टीम के से कितने लोग हैं जो हर महीने यूएस के प्रोग्राम में आ रहे हैं। मेरी टीम में से कितने लोग हैं जो टाई लगाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो कोट पैंट पहनते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे नहीं रहने के बाद मेरे बिजनेस को डुप्लीकेट करेंगे। और सर ओरिजिनल बिजनेस यही है सर। अगर आपकी टीम में आपको कोई डुप्लीकेट नहीं कर रहा है ना, तो आप केवल ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। मुझे माफ करना सर, किसी ने मुझे पूछा कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूं, 1 लाख रुपए की बात बता रहा हूं, नोट कर लेना। ट्रेडिशनल बिजनेस उसको कहते हैं जिसमें खुद ही काम करो और खुद ही पैसा कमाओ, वो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। और डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग किसको कहते हैं, जिसमें लोग काम करें और आपके पैसा कमाएं। तो आपका जो तीसरा फेज होता है ना, मल्टीप्लायर फेज, इसमें आपको यह काम करना है कि मेरी टीम में लोग कितने डुप्लीकेट हो रहे हैं, मेरी टीम में लीडर कितने बन रहे हैं, मेरी टीम में कितने लोग प्लान शो कर रहे हैं। आपको सारी ऊर्जा इस बात पे लगानी चाहिए कि जो लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो चुके हैं उनको आप जैसा डुप्लीकेट बनाइए। वी बिल्ट पीपल, पीपल विल बिल्ट आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। दोबारा बता रहा हूं भाई, हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं, लोग हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपका बिजनेस मल्टीप्लायर फेज में नहीं जा रहा है तो गड़बड़ एक ही जगह है, स्पीड अप फेज में दोबारा जाइए। आप दोबारा रगड़ा मारिए अपने आप पे, अपनी धार तेज करिए। जब तक कोई कोयला ज्यादा दबाव में नहीं जाता है ना, तब तक वो हीरा नहीं बनता है। ठीक वैसे ही जो लीडर धीरे धीरे हल्का हल्का काम कर रहे हैं, अपने पे रगड़ा नहीं मार रहे, वो लोगों के रोल मॉडल नहीं बन सकते हैं सर। इसीलिए आपको इन 3 फेज को डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। पहला फेज स्टार्टअप फेज, दूसरा फेज स्पीड अप फेज और तीसरा फेज मल्टीप्लायर फेज। मल्टीप्लायर फेज में आपने क्या करना है, LTD, इस फार्मूले को अप्लाई करना है कि जो आपने सीख लिया ना, लोगों को टीच करिए और लोग उसको डुप्लीकेट करेंगे, तब आप फ्री होंगे सर। आज सुरेंद्र वत्स साहब, राजाराम सारन सर, मुकेश कोठारी सर, BC छाबड़ा जी सर फ्री पता है क्यों हो गए? आज वो तीसरी लेग पे काम करे, चौथी पे काम करे, 5वीं पे काम करे, तब भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? कि उन्होंने लोगों को डुप्लीकेट कर दिया है और लोग उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपने आप को जरूर चेक करिए, केवल खाली जय आरसी मत बोलिए। केवल खाली 2 तरह के लीडर होते हैं, एक पोजर लीडर और एक से एक्शनर लीडर। पोजर लीडर क्या करेगा, मीटिंग में जाएगा, फोटो खिंचवाएगा, फेसबुक पे डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, हाँ उसे लाइक मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे। एक्शन कितना किया, जो सीखा क्या उसको अप्लाई किया, क्या आउट ऑफ टाउन आप गए, क्या आपने अपनी पर्सनैलिटी को ठीक किया, क्या आपने अपने नॉलेज को अप किया। इन 3 फेज को चेक करिए। अब आते हैं लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च में हमें टारगेट पे क्यों काम करना चाहिए, टारगेट क्यों दिया जाता है, टारगेट को क्यों लेना चाहिए, हमें टारगेट में क्यों काम करना चाहिए, टारगेट को कैसे हिट करना चाहिए, इस पे 1 बाय 1 अपने बातचीत करते हैं। आइए नंबर 1 पहले चेक करते हैं, मार्च टारगेट का महीना क्यों होता है। मार्च टारगेट का महीना इसलिए होता है कि मार्च केवल एक महीने की एंडिंग नहीं है, बल्कि पूरे एक साल की एंडिंग है। मेरी आवाज आ रही है मैडम? यस और नो? यस सर, यस सर, यस। ओके, तो जो मार्च है ना, वो टारगेट का महीना इसीलिए होता है सर कि मार्च केवल एक महीने की एंडिंग नहीं है, मार्च पूरे साल की एंडिंग है सर। मार्च इसीलिए भी टारगेट का महीना होता है कि मार्च कंपनी का भी टारगेट एंड हो रहा है इस पूरे साल का, इस महीने में। मार्च इसीलिए भी टारगेट का महीना होता है कि आपकी अपलाइन का भी टारगेट है, आपकी डाउनलाइन का भी टारगेट होता है। मार्च इसीलिए भी टारगेट महीना होता है कि ब्रांड पार्टनर का भी ये महीना लास्ट होता है साल का। तो जितना 11 महीने में बिजनेस करती है ना कंपनियां, उतना 1 महीने में बिजनेस करती है, टारगेट देती है लोगों को ताकि लोग टारगेट में आ जाए। इसलिए मार्च टारगेट का महीना होता है। और RCM बिजनेस में जितनी भी बड़ी पिने आई है, किसी भी महीने को चेक करोगे, सबसे ज्यादा बड़ी पिने कौन से महीने में आती है? मार्च में आती है भाई।
हम सब लोगों की पिने कब चेंज हुई? मार्च में। तो मार्च एक्चुअल में पिन चेंज करने का महीना है। मार्च एक्चुअल में कौन सा महीना है? अपनी टीम के साइज बढ़ाने का महीना है। मार्च एक्चुअल में क्यों इंपॉर्टेंट है? मार्च नई पिन लाने का महीना है। मार्च एक्चुअल में बड़ा नेटवर्क बनाने का महीना है। मार्च एक्चुअल में बड़ा चेक बनाने का महीना है। मार्च अपनी टीम में लीडर तैयार करने का महीना है। मार्च जो 11 महीने में सीखा है ना, उस पर प्रैक्टिकल काम करने का महीना है। 11 महीने सीखने के, और ये 12वां महीना है मार्च है ना, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट निकालने का महीना है। इस मार्च के महीने में सीखना नहीं है, जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करके रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। इसीलिए मार्च टारगेट का महीना होता है, इसीलिए मार्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मार्च के महीने में जो लीडर जोर नहीं लगाता, इसका मतलब एक्चुअल में वो आरसीएम कर ही नहीं रहा है, उसके समझ में नहीं आया करना क्या है। इसीलिए मार्च का प्रतिपल यूज करिए। आपके बीच में मैं बैठा हूं, आज होली है। क्यों बैठा हूं पता है? क्योंकि मैं जानता हूं मार्च टारगेट का महीना है, मार्च सपने पूरे करने का महीना है, मार्च आपका मान बढ़ाने का महीना है, मार्च आपकी पहचान दिलाने का महीना है, मार्च कंपनी की नजर में आपको लाने का महीना है, मार्च अपनी अपलाइन की सम्मान बढ़ाने का महीना है, मार्च एक्चुअल में अपनी टीम की ताकत बनने का महीना है, मार्च अपलाइन का फोकस लाने का महीना है, मार्च दुनिया में छा जाने का महीना है, मार्च उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचे मारने का महीना है जो लोग बोलते थे तेरे से ना हो पाएगा। तो मार्च एक्चुअल में क्या है? अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी स्किल को बढ़ाने का महीना है। इसीलिए मार्च में टारगेट दिए जाते हैं, इसीलिए मार्च को फोकस किया जाता है, इसीलिए मार्च पे ऊर्जा लगाई जाती है। इसीलिए मार्च में जो जोर नहीं लगा रहे हैं ना, उन लोगों को थोड़ा बोलो कि हम अगले महीने काम करेंगे। जो मार्च में टारगेट पे काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ टाइम बर्बाद मत करिए भाई। मार्च में उन्हीं लोगों के साथ काम करिए जो टारगेट बना के काम करते हैं। इसीलिए मार्च टारगेट का महीना होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं जितने लोगों से मेरी बात हो रही है, मार्च में आप हद से गुजरिए, अपनी क्षमता, अपनी योग्यताओं को हद से ज्यादा लेके जाइए। तो नंबर 1 पहला मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। मार्च टारगेट क्यों दिया जाता है? किसी ने मुझसे पूछा था, इसीलिए उसका जवाब दे रहा हूं। इसीलिए मार्च टारगेट का महीना होता है, क्षमता बढ़ाने का महीना होता है, मार्च योग्यता दिखाने का महीना होता है, टीम का मान बढ़ाने का महीना होता है, बड़ा चेक लेने का महीना होता है, लीडर तैयार करने का महीना होता है, अपलाइन की फोकस में आने का महीना होता है, कंपनी की नजर में आने का महीना होता है, और अपनी टीम को ग्रोथ देने का महीना होता है। इसीलिए मार्च टारगेट का महीना होता है। अब सवाल आता है दूसरा, हर महीना टारगेट का होता है, फिर टारगेट क्यों दिए जाते हैं? टारगेट इसीलिए दिए जाते हैं, आप कभी भी चेक करिए, राजनीति हो, खेल हो, व्यापार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह टारगेट दिया जाता है। एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों निकाला जाता है? हेलो, क्यों निकाला जाता है? चेक करिए, आप चेक करिए। एक सेना के अंदर सब लोगों को ट्रेनिंग एक जैसी मिलती है, फिर उनमें कोई कर्नल बनता है, कोई जनरल बनता है, कोई सूबेदार बनता है। वो रैंक क्यों दी जाती है? वो रैंक इसीलिए दी जाती है कि भीड़ में से लोगों को बाहर निकाला जाता है सर। लोगों को अलग पहचान दी जाती है कि ये स्पेशल लोग हैं, ये कुछ अलग करने वाले लोग हैं। इसीलिए टारगेट दिया जाता है। आप चेक करिए, एक स्कूल में इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाता है। तो मार्च में टारगेट इसीलिए दिया जाता है कि मार्च में हजारों लोग जो आपकी टीम में ज्वाइन हो ना, टारगेट देके पता किया जाता है कि इनमें कौन लोग सीरियस होके कर रहे हैं, कौन लोग टाइम पास के लिए कर रहे हैं। इसीलिए टारगेट दिया जाता है, इसीलिए टारगेट बनाया जाता है, इसीलिए ब्रांड पार्टनर से टारगेट आते हैं, कंपनी के टारगेट आते हैं, अपलाइन द्वारा दिए गए टारगेट आते हैं। इसीलिए टारगेट जनरेट किया जाता है सर। इसीलिए हर इंसान को मार्च में किसी ना किसी टारगेट में भाग लेना चाहिए, चाहे वो डायमंड क्लब का हो, स्टार डायमंड क्लब का हो, कोई टूर का टारगेट हो, कोई ट्रेनिंग का टारगेट हो, कोई ट्रॉफी का टारगेट हो, कोई एकेडमी का टारगेट हो, उस टारगेट में भाग जरूर लेना चाहिए भाई। इसीलिए मार्च में टारगेट दिए जाते हैं और इसीलिए टारगेट को जनरेट किया जाता है। अब सवाल आता है तीसरा, पहला आता है मैंने मार्च बताया इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने दूसरा बताया टारगेट क्यों दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। जो लोग नोट कर रहे हैं उन लोगों को भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है, उनकी टीम टारगेट में रहने वाली है। और नंबर 3 तीसरा, टारगेट में भाग लेना क्यों जरूरी होता है। आपकी टीम में 2 तरह के लोग होंगे सर, एक टारगेट में भाग लेने वाले, एक टारगेट से भाग लेने वाले। दोबारा बता रहा हूं, एक टारगेट में भाग लेने वाले, एक टारगेट से भाग लेने वाले। रिजल्ट किसका आएगा जीवन में, ग्रोथ कौन करेगा? जो टारगेट में भाग लेगा वो, या जो टारगेट से भाग लेगा? दीदी बताइए, टारगेट में भाग लेने वाला या टारगेट से भाग लेने वाला? जो टारगेट में भाग लेगा। टारगेट में भाग लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग टारगेट देख के भाग लेते हैं, टारगेट से भाग लेते हैं। रिजल्ट आएगा उन लोगों का जो टारगेट में भाग लेंगे सर।
अब जो टारगेट में भाग लेते हैं उनको 7 फायदे होते हैं। कितने फायदे होते हैं? 7 फायदे होते हैं, जरूर नोट करिए। टारगेट में जो लोग भाग लेते हैं उनको 7 फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं? नंबर 1, पहला फायदा, जो लोग किसी ना किसी टारगेट में भाग लेते हैं ना, उनको पहला फायदा होता है कि वो जिम्मेवार लोग होते हैं, उनमें जिम्मेवारी का भाव आता है। आपके घर में 4-5 बच्चे हैं, एक साथ बैठे हैं, आप कौन से बच्चे को काम का बोलते हो? उसी बच्चे का बोलते हो जिस पे आपको भरोसा होता है कि ये काम करेगा। अच्छा, भरोसा कैसे होता है? क्योंकि वो हर बार कोई काम होता है तो वो काम करता है, इसीलिए उसमें जिम्मेवारी आती है। तो जो भी लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, उनका पहला फायदा पता है क्या होता है? वो जिम्मेवार बन जाते हैं। और दुनिया की सारी कामयाबी जिम्मेवार लोगों के आजू बाजू बुनी जाती है। सर बुरा मत मानना, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक है 97% लोग और एक है 3% लोग। दुनिया के सारे उद्योग धंधे इन 2 पार्टों में बंटे हुए हैं, एक है 97% और एक है 3%। अच्छा, बड़ी कामयाबियां केवल 3% लोगों के हिस्सों में आती है, 97% लोग तो भागते दौड़ते रहते हैं लाइफ टाइम। सर बड़ा पैसा केवल 3% लोगों के पास आता है। अब ये 3% लोग कौन होते हैं? 3% लोग होते हैं जिम्मेवार लोग। एक एग्जाम्पल देता हूं, ये मेरे पास एक पेन है, इसके 2 पार्ट है, एक है 97%, एक है 3%। अच्छा, जब लिखते हैं तो काम कौन सा आता है, 3% या 97%? दीदी 97%। 97%। अच्छा, रगड़ा किस पे लगता है? 97% पे। मरता खपता कौन है? 97%। घिसता कौन है? 97%। टूटता फूटता कौन है? 97%। अच्छा, इसको होल्ड कितने परसेंट करता है? 3% सर। 3%। पॉकेट में डालेंगे तो दिखाई कितने परसेंट देगा? 3% सर। पता है ये 3% क्या करता है? ये 3% अपने टारगेट को लिखता है और उस टारगेट को जिम्मेवारी से पूरा करता है। इसीलिए पूरी जिंदगी 97% लोग इस 3% के लिए काम करते हैं। मेरा आपसे डायरेक्ट मैसेज है सर, जिंदगी अगर मौका दे तो हमें 97% बनना चाहिए या 3% बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए दीदी? 3% सर। 3% बनना चाहिए। 3% वो लोग होते हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं, 3% वो लोग होते हैं जो पहल करते हैं, 3% वो लोग होते हैं जो माहौल बनाते हैं, 3% वो लोग होते हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, और 3% लोग ही होंगे यार जो वीडियो ऑन करके बैठे होंगे। चेक कर लेना, 1000 लोगों में 3% लोगों का वीडियो ऑन होगा। वही 3% लोग हैं जिनके लिए 97% लोग काम करते हैं भाई। तो नंबर 1, पहला, टारगेट में जो भाग लेता है ना, उसको पहला फायदा होता है वो जिम्मेवार बनता है। दूसरा फायदा, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, उनकी स्किल बढ़ती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनकी क्षमता बढ़ती है। टारगेट में जो भाग लेते हैं उनकी स्किल बढ़ती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनकी क्षमता बढ़ती है। और दुनिया में जो पैसा मिलता है ना, वो स्किल का मिलता है, नॉलेज का मिलता है, क्षमताओं का मिलता है। इसीलिए जीवन में जब भी मौका मिले ना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और जो टारगेट में भाग लेते हैं उनकी क्षमता, स्किल और नॉलेज बढ़ती है। दूसरा फायदा टारगेट में भाग लेने से। तीसरा फायदा, जो टारगेट में भाग लेता है ना, वो दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल होता है, वो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल का कारण बनता है। आज इस मीटिंग में देख लो, जो टाई और कोट पैंट में और जिम्मेवार लोग हैं ना, उन सारे लोगों के वीडियो ऑन है और वो लास्ट तक बने रहेंगे, देख लेना। ये कामयाब लोगों की कहानी होती है, वही लोग रोल मॉडल बनते हैं जो लोग ये काम करते हैं। अच्छा, आज बहुत सारे लोगों की अपलाइन भी जुड़ी होगी, बहुत सारे लोगों की डाउनलाइन भी जुड़ी होगी। जिस अपलाइन का वीडियो ऑन नहीं है ना, उसकी डाउनलाइन कम एक्टिव रहेगी, इसमें देख लेना। और जिसका वीडियो ऑन है उसके सारे लोग रहेंगे कि मेरी अपलाइन बैठी है, मैं भी इसको बैठ के देखता हूं। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप टारगेट नहीं ले रहे हो तो आपकी टीम नहीं लेगी, आपकी टीम नहीं लेगी तो उनके नीचे वाली नहीं लेगी। इसीलिए तीसरा फायदा क्या होता है, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, वो दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। चौथा फायदा, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, उन्हीं लोगों का ही पैसा बढ़ता है, उन्हीं लोगों की पिन चेंज होती है और उन्हीं लोगों की दुनिया में पहचान बनती है। आरसीएम बिजनेस में जो पैसा आता है ना, वो टर्नओवर से आता है। और टर्नओवर कैसे पूरा होगा? जब कोई टारगेट लेके काम करेगा। तो टारगेट में भाग लेने वाले लोगों को ही पैसा आता है, टारगेट में भाग लेने वाले लोगों की पहचान बनती है, टारगेट में भाग लेने वाले लोगों की पिने चेंज होती है। तो चौथा फायदा होता है, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, उनका पैसा, उनकी पिन और उनकी पहचान बनती है। पांचवा फायदा, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं वो नेशनल लीडर बनने का रास्ता उनका खुल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो नेशनल लीडर बनते हैं। नेशनल लीडर कौन होता है?
जो केवल अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करता है, जो पूरे हिंदुस्तान को मोटिवेट करता है, जो क्रॉस लाइन को भी ऊर्जा देता है, और जो वक्त जरूरत पड़ने पे कंपनी को भी ऊर्जा दे, वो सच्चा लीडर होता है भाई। वो कब बनेगा कोई आदमी? वो तब बनेगा जब वो टारगेट में भाग लेगा, है ना। पांचवा फायदा, नेशनल लीडर बनने का रास्ता खुल जाता है जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं। छठा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, अपलाइन, लाइफ लाइन और कंपनी के फोकस में आते हैं वो लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के फोकस में आते हैं वो लोग। अच्छा, अगर राजा राम जी को टारगेट बनाएंगे तो उनमें महावीर सारंग का नाम पहले नंबर पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरी वो अपलाइन है दीदी, आप बताएं। यस सर, यस सर। कंपनी कोई टारगेट बनाए, उसमें मेरा नाम आने लग जाए, इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूं, सही दिशा में काम कर रहा हूं। अपनी अपलाइन के टारगेट आप पे फोकस करता है कि नहीं करता है अपलाइन? अच्छा, अपलाइन किस आदमी को फोकस करेगा? जो बहानेबाज है, जो ढीला ढाला है, जो ठंडा है, जो घर पे रहता है, किसको करेगा? जो टारगेट लेके काम करेगा। जो टारगेट लेके काम करेगा, जो जिम्मेवार होगा, अपलाइन उसको फोकस कर लेती है। और आरसीएम बिजनेस में अगर डायमंड बनना है ना, तो अपलाइन के फोकस में आ जाओ। अपलाइन के फोकस में आने का फार्मूला, टारगेट में भाग लीजिए। सातवां और लास्ट, कंपनी की नजरों में हीरो बनना। कंपनी जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर डाल के चेक करती है ना, तो एक बंदा तो होता है जिसकी साल में 3 बार डायमंड क्लब होता है, 9 बार होता ही नहीं। एक बंदा ऐसा आता है जिसके 12 महीने डायमंड क्लब होता है। कंपनी को कोई प्लानिंग करनी होगी तो किन लोगों को लेगा मैडम? 3 बार वालों को या 12 बार वालों को? जो बार बार करता है। बार बार करता है, कंपनी के हर टारगेट को हिट करता है। तो मैं तमाम लोगों को ये सीक्रेट बात बता रहा हूं, 1 लाख रुपए की टिकट वाली बात बता रहा हूं। टारगेट में भाग लेने से ये 7 फायदे होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 पहला, जिम्मेवार बनते हैं। नंबर 2 दूसरा, स्किल बढ़ती है। नंबर 3 तीसरा, रोल मॉडल बनते हो। नंबर 4 चौथा, पैसा, पिन और पहचान बनती है। नंबर 5, नेशनल लीडर बनने का रास्ता खुलता है। नंबर 6, अपलाइन, लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन की नजर में आते हो। और नंबर 7, कंपनी की फोकस में आप आ जाते हो जब आप टारगेट में भाग लेते हो। ओके, पहला मैंने बताया मार्च टारगेट क्यों होता है, दूसरा मैंने बताया टारगेट क्यों बनाए जाते हैं, तीसरा मैंने बताया टारगेट में भाग लेने से ये 7 फायदे होते हैं। अब मैं चौथा बता रहा हूं, टारगेट को हिट कैसे किया जाता है, हर टारगेट को अचीव कैसे किया जाता है, और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को अचीवर कैसे बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए की बात बता रहा हूं कि अपनी टीम के लोगों को लेवल पे कैसे लाया जाए, अपनी टीम में लीडर कैसे डेवलप किया जाए, अपनी टीम के लोगों से टारगेट को अचीव कैसे किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखिए आरसीएम जो बिजनेस है ना, ये आपकी नॉलेज का पैसा देता है? नहीं। ये आपकी शकल को पैसा देता है? नहीं। ये आपके कलर को पैसा देता है? नहीं। ये आपकी भाषा को पैसा देता है? नहीं। ये किसी भी चीज को पैसा नहीं देता है। कंपनी का कंप्यूटर आपको नहीं जानता है, कंपनी का कंप्यूटर आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर को जानता है, और डिस्ट्रीब्यूटर नंबर पे जितना टर्नओवर होगा उतना पैसा आपको दिया जाएगा। सिंपल फार्मूला है। इस दुनिया में जितने भी काम धंधे, उद्योग, व्यापार, नौकरियां, ठेकेदारी जो हो रही है ना, वो एक ही चीज के लिए हो रही है, और उसको कहते हैं प्रॉफिट, पैसा। अच्छा, मेरा एक साला है, वो ज्वाइन है आरसीएम, वो मेरे कहने से ज्वाइन तो हो गया, चलेगा कब? जब उसको फायदा होगा। मेरा भाई ज्वाइन है, वो चलेगा कब? मेरे कहने से ज्वाइन तो हो गया, चलेगा कब? जब उसको फायदा होगा। आपकी टीम में ज्वाइन तो सैकड़ों लोग हैं, वो चलेंगे कब? जब आप उनको प्रॉफिट पे लाओगे। और आरसीएम बिजनेस में पैसा, पिन और प्रॉफिट कब आता है? टर्नओवर से आता है। और टर्नओवर कहां से आता है? टर्नओवर टीम से आता है। और टीम कहां से आती है? टीम एक लीडर बनाता है। और लीडर कहां से आता है? लीडर पैदा नहीं होते, लीडर डेवलप किए जाते हैं। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। क्या आपने कभी सुना है दीदी कि बधाई हो आपके घर डॉक्टर पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा हुआ? नहीं सर। हम सुनते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है। वो संघर्ष करके सीख के टीचर बनता है, वो संघर्ष करके ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बनता है, वो संघर्ष करके कलेक्टर बनता है। तो आरसीएम बिजनेस में भी है ना, आप प्लान की रफ्तार बढ़ाओ। स्पीड अप फेज में जब प्लान देना सीखोगे ना, तो प्लान में धार लगेगी, और प्लान में धार लगेगी तो आपकी टीम में लीडर तैयार होंगे, और लीडर तैयार होंगे तो वो बड़ी टीम बनाएंगे, और बड़ी टीम होगी तो बड़ा टर्नओवर होगा, और बड़ा टर्नओवर होगा तो बड़ा रोकड़ा होगा। सिंपल फार्मूला है। इसीलिए आरसीएम में किसी भी टारगेट को पूरा करना है ना, तो आरसीएम में टर्नओवर से पैसा आता है, और टर्नओवर 3 काम करने से बनता है। पहला काम,
खरीदना, दूसरा काम बेचना और तीसरा काम जोड़ना। इन तीन के अलावा आरसीएम में चौथा काम ही नहीं है। पहला काम क्या है? खरीदना। क्या खरीदना है? हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल, ये खरीदना है। बंदूक नहीं खरीदनी, जर्दा नहीं खरीदना, दारू नहीं खरीदनी, खरीदना है पहला काम। अब अगर मैं चाहता हूं मार्च में मैं रिकॉर्ड तोड़ू, मार्च में मेरी पिन चेंज हो, तो पिन चेंज होने के लिए दीदी क्या करना पड़ेगा बताओ? आज तक मैंने जितना किया है उससे ज्यादा करूंगा तभी तो चेंज होगा। जी सर, जी सर। अब अगर मेरे को आज तक जो किया है उससे ज्यादा करना है, तो सबसे पहले मुझे खुद को चेक करना है कि मैंने जो परचेज की है, मैंने जो खरीदारी की है, मैंने जो सामान खरीदा है, आज तक मैंने जितना हाईएस्ट खरीदा है, क्या उससे ज्यादा खरीद लिया? क्या उससे ज्यादा मैंने ज्यादा परचेज कर लिया क्या? अगर मैं खरीद सकता हूं 50,000 का और मैंने खरीदा है 5,000 का, तो 45,000 का और खरीदना अभी मेरे में क्वालिटी है या नहीं? आप बताएं दीदी, यस और नो? क्वालिटी है सर। क्वालिटी है। इसका मतलब क्या करना है? सबसे पहले अपनी क्षमताओं को चेक करिए, अपनी योग्यता को चेक करिए, अपनी स्किल को चेक करिए, अपनी नॉलेज को चेक करिए और अपनी क्षमताओं का पूरा विस्तार करिए। किसी भी स्प्रिंग को अगर बड़ा करना है ना, तो उसको नीचे पूरी ताकत से दबाओ। जितनी ताकत से दबाओगे, छोड़ोगे तो उतनी ताकत से ऊपर जाएगा। तो अपनी क्षमताओं का 100% लगाया क्या? अगर नहीं लगाया तो सबसे पहले अपनी क्षमताओं का जितना खरीद सकता हूं उतना खरीदिए। अगर मेरे में क्षमता है 1 लाख खरीदने का और मैंने खरीदा है 5,000, खरीदा है 10,000, तो 90,000 और खींचना है मेरे को अपने आप को। सबसे पहले खुद की खरीदारी को चेक करो, उसके बाद आपकी टीम में जो लोग हैं क्षमतावान, उनकी खरीदारी को चेक करो। मेरी टीम में मान लो एक व्यक्ति है, उसका नाम है पवन, और वो एक दुकानदार है, वो माल बेच सकता है बहुत सारा। तो उसने इस महीने 5,000 का ही खरीदा है। जब मेरी पिछली बार पिन चेंज हुई थी तो उसने खरीदा था 2 लाख का। इस बार अभी उसने मेरे को 5,000 का ही खरीदा है। 1,95,000 का माल वो और खरीद सकता है। हाँ या ना साहब? यस सर, यस सर। अपनी टीम के जो लीडर है ना, उनकी क्षमताओं के हिसाब से उनको खरीदवाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं बेचने की योग्यता रखते हो तब भी 2 लाख का माल खरीद लो। नहीं नहीं, अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम लेके जाइए खरीदारी में। फिर अपनी टीम के जो लोग ज्वाइन है उनका मैक्सिमम लेके जाइए खरीदारी में। ये 2 काम आप मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए, पहला। दूसरा, आरसीएम बिजनेस में टर्नओवर बनता है बेचने से। तो जब मेरी पिछली बार पिन चेंज हुई थी तब मैंने मैक्सिमम 50,000 का माल बेचा था। तो इस महीने मैंने कितना बेचा? अगर मैं 60,000 का माल बेच सकता हूं और मैंने अभी 10,000 का ही बेचा है, तो 50,000 का माल और बेचने की मेरे में क्षमता है। उसकी योग्यता को बढ़ाइए। आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, दोस्तों की लिस्ट बनाइए, परिवार के लोगों की लिस्ट बनाइए, पड़ोसियों की लिस्ट बनाइए, चाचा, मामा, बुआ, फूफा, जीजा, साला, उनकी लिस्ट बनाइए। 2,000 का सामान पैक करिए। इस महीने में होली भी है आज, इस महीने में रमजान भी है। हर परिवार 5-10,000 की परचेज करता है। अगर आपके मोबाइल में 200 नाम है, उनमें से 50 नामों की लिस्ट निकालिए जो आपके नजदीक है, और एक आदमी को 2,000 का सामान भी दो, तो 50 लोगों को 2-2 हजार का सामान दोगे तो 1 लाख का माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा दीदी? सर, यस सर, बिकेगा सर। तो आप अपनी लिस्ट को चेक करिए। अगर हम बिजनेसमैन है तो चेक करिए ना, हमारे रिलेटिव को माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पड़ोसियों को माल बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे, दोस्तों को माल दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अगर मेरा साला मेरे से 2,000 का ही सामान नहीं खरीदे, फिर काय का साला है? फिर तो साला ही है साला। मेरा जीजा नहीं ले पा रहा है, मेरी दीदी नहीं ले पा रही है, मेरा पड़ोसी नहीं पा रहा, मैं 2,000 का माल नहीं दे पा रहा हूं, फिर मैं आरसीएम नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं आरसीएम करने का बहाना बना रहा हूं, मैं आरसीएम करने का ढोंग कर रहा हूं भाई। तो नंबर 1 पहला, अपनी खरीदी को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए। नंबर 2, अपनी बेचने की कला को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए। और नंबर 3, अपने जोड़ने की कला को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए। आपके मोबाइल में जितने नाम सेव है, क्या वो सारे लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है? अगर नहीं है तो फिर उनको प्लान क्यों नहीं दे रहे भाई? उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे भाई? कौन सा अपने उनको बंदूक बेच रहे हैं? कौन सा अपने उनको हथियार दे रहे हैं? हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल ही तो दे रहे हैं। तो खरीदना, बेचना और जोड़ना, इसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए। अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम दोहन करिए, अपनी योग्यताओं का मैक्सिमम स्कोर करिए, अपनी क्षमताओं, योग्यताओं को और अपनी टीम के लोगों को मैक्सिमम स्तर पे बढ़ाइए। तो पहले मैंने बताया टारगेट क्यों बनाना है, टारगेट क्यों दिया जाता है, टारगेट में भाग लेने से क्या क्या फायदा होता है। अब टारगेट को पूरा कराने का तरीका क्या है? क्या आपने इस महीने
अपनी योग्यताओं क्षमताओं को 100% लगाया क्या? क्या जितने फोन कॉल करने चाहिए उतने किए? क्या जितनी रिटेलिंग करनी थी उतनी की? क्या जितनी काउंसलिंग करनी थी उतनी की? एक एक मिनट लगाइए टारगेट के महीने में, ना सोना है ना सोने देना है, तब आपका टारगेट पूरा होता है सर। सर टारगेट के महीने में जिस लीडर का गला खराब हो गया उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, और जिस लीडर का गला ठीक है उसका बिजनेस खराब होगा। चेक कर लीजिए भाई, टारगेट के महीने में एक भी मिनट एक भी सेकंड आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अब लास्ट फार्मूला बता रहा हूं, इन टारगेटों को पूरा कैसे करें, खरीदना बेचने और जोड़ने को। अब आप चेक करिए आपके पास हथियार क्या क्या है। जब हम युद्ध में जाते हैं तो चेक करते हैं मेरे पास ब्रह्मास्त्र कितने हैं, गोले कितने हैं, बंदूकें कितनी है, तोप कितने हैं, है ना, एयरक्राफ्ट कितने हैं। तो आप भी चेक करिए आपके पास क्या क्या पावर है अपने टारगेट को पूरा करने का। नंबर 1 पहला पावर है आपका टारगेट पूरा करने का, आपका अपलाइन। दूसरा पावर है जूम मीटिंग। तीसरा पावर है काउंसलिंग। चौथी पावर है फोन कॉल। पांचवी पावर है जूम, ये इस तरह की जूम मीटिंग को यूज करना। तो आप चेक करिए टारगेट के महीने में क्या आपकी टीम में आपने अपलाइन का टाइम लिया? क्या आप रोजाना 20-50 फोन कॉल कर रहे हो? अगर टारगेट के महीने में आपके पास कॉल आ रहे हैं तो ये आपका उत्तरदायित्व है, और अगर आप कॉल कर रहे हो तो ये आपकी एसेट्स है। आना लाइबिलिटीज है, जाना एसेट्स है। तो कितने फोन कॉल आप रोज कर रहे हो चेक करिए, कितने लोगों के टारगेट आप पूरे करवा रहे हो चेक करिए। अच्छा एक लीडर है ना, मार्च के महीने में 100% जोर लगाता है सर। क्यों लगाता है पता है? या तो खुद का टारगेट पूरा होगा तब भी वो 31 मार्च को डांस करेगा, और खुद का टारगेट नहीं पूरा हुआ तब भी वो 31 मार्च को डांस करेगा, क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से उसकी टीम में हजारों लोगों के टारगेट पूरे हुए हैं। इसीलिए एक लीडर हमेशा मेहनत करता है। बहुत सारे लोग जिनका खुद का टारगेट पूरा नहीं होता वो जोर नहीं लगाते, वो ऊर्जा नहीं लगाते, वो क्षमता नहीं लगाते, इसीलिए उनकी टीम में पिनों की वो बदलाव नहीं होते, उनकी टीम में लोग लेवल पे नहीं आते। इसीलिए अपनी योग्यता और क्षमताओं का पूरा दोहन करिए, पूरी ताकत लगाइए, पूरी ऊर्जा लगाइए। तो ये 4 चीजें आप 100% फोकस में लेके करिए। कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसके साथ मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए इस दुनिया में मां बनने का दर्द केवल एक बार का दर्द है, बांझ बनने का दर्द पूरी जिंदगी का दर्द है। आप इस बिजनेस में मां बनिए, बांझ मत बनिए। आपकी टीम में अगर 2 लोग भी ज्वाइन है ना, उन 2 लोगों की पिनों के लिए ताकत लगाइए, उन 2 लोगों को लेवल पे लेके जाइए, उन 2 लोगों का हाथ पकड़ के जूम मीटिंग में बैठिए, उन 2 लोगों को आरसीएम की कोर मीटिंग में लाइए, उन 2 लोगों को अपलाइन से मिलाइए। क्या हमेशा काम कर रहे हैं चेक तो करिए। बांझ बनने का दर्द पूरी जिंदगी का दर्द है दोस्त, और मां बनने का दर्द केवल एक बार का दर्द है। इस महीने मां बनने के दर्द को झेलिए, इस महीने अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का भरपूर दोहन करिए। देखिए फोकस करना पड़ेगा। एक पापा सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे, उनकी घड़ी गुम हो गई, तो उन्होंने पूरे घर में कहा बच्चों घड़ी ढूंढो। 3 बेटे थे उसके, एक पत्नी थी, माँ बाप थे, सारे लोग घड़ी ढूंढ रहे हैं, घड़ी नहीं मिल रही। तो छोटा छोटे बेटे ने कहा पापा आपकी घड़ी मैं ढूंढ के दे सकता हूं, क्या मुझे 100 रुपए इनाम मिलेगा? तो पापा ने कहा यार पूरे घर ने ढूंढा नहीं मिला, ये कैसे ढूंढेगा? तो उसने कहा तेरे को 100 रुपए दे दूंगा बता। तो उसने कहा पापा सब लोगों को इस रूम में बुलाओ। सब लोगों को रूम में बुलाया, सबको बोला आप इधर बैठ जाओ, कोई भी आवाज नहीं करेगा, एकदम शांत हो जाएंगे। अच्छा सारे लोग शांत हो गए। तो जो पुराने टाइम की घड़ी होती थी वो सुई वाली थी, टिक 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 की आवाज करती थी। जब सारे शांत हो गए तो उसकी आवाज आई, वो गया घड़ी उठा के लाके पापा को दे दिया, 100 रुपए जीत गया। तो पापा ने कहा यार तू कैसे लाया घड़ी को? तो उसने कहा कुछ नहीं पापा, सारे लोग भागदौड़ कर रहे थे, मैंने सब लोगों को शांत किया, घड़ी की आवाज मेरे कानों में आ गई और मैंने घड़ी आपको ला दी। मेरा मैसेज क्या है सर, इस महीने अगर टारगेट को पूरा करना है ना तो भाग दौड़ मत करिए, दौड़ मत लगाइए। पहले बैठिए, डायरी पेन लीजिए, लिस्ट बनाइए, मेरे पास कितने लोग हैं जिन पे मुझे ताकत लगानी है, मेरे पास कितनी अपलाइन है जिनकी मुझे जूम मीटिंग मिल सकती है, मेरे पास कितनी अपलाइन है जो मेरे लोगों को फोन कॉल कर सकती है, मेरे पास कितनी अपलाइन है जो मुझे पर्सनल आके काउंसलिंग दे सकती है, मेरे पास कितनी डाउनलाइन है जो मेरी इस ताकत में, इस मुहिम में मुझे कामयाबी में योगदान दे रही है। एकदम शांत होकर फोकस करिए अपने आप पे, और जिस दिन शांत होकर फोकस करोगे ना, दुनिया की सारी कामयाबी आपके कदमों में आके लिपट जाएगी, मेरी गारंटी है भाई। इसीलिए सर अपने आप को शांत करिए। और आपके भीतर एक चिंगारी है, चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए ना तो वो खाक में तब्दील हो जाती है, और वही चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो वो आग में तब्दील हो जाती है। आपके भीतर की चिंगारी को मैं जगाना चाहता हूं, आपके भीतर की चिंगारी को मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। मैं आपका जश्न हिंदुस्तान के बड़े मंच पे मनाना चाहता हूं। मैं आपकी कामयाबी का झंडा पूरे हिंदुस्तान के सामने लहराता हुआ देखना चाहता हूं। उसके लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी ऊर्जा लगाएं, पूरी क्षमता लगाएं, पूरी योग्यता लगाएं, एक एक मिनट, एक एक
सेकंड, आपका टारगेट पे फोकस करके लगाइए। कितने लोग हैंड राइज करके ये वादा करना चाहते हैं आज की मीटिंग में कि सर हम मार्च में अब तक हमने जो भी किया या नहीं किया हमें नहीं पता, पर आज की इस मीटिंग के बाद हम वादा करते हैं इस मार्च में आज तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग करेंगे, इस मार्च में आज तक का सबसे बड़ा इतिहास बनाएंगे। अपनी खुद की परचेजिंग हो, चाहे फोन कॉल हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे जूम मीटिंग हो, हम अपनी पूरी क्षमताओं के साथ अपनी मीटिंग को कामयाब करेंगे और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। हैंडराइज चाहिए बड़ी मात्रा में सर, 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कम से कम 300 लोगों का हैंडराइज देखना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले मैं लीडर्स के साथ बातचीत कर रहा हूं। जिस लीडर का हैंडराइज ही नहीं हो रहा है वो क्या खाक जोर लगाएगा, जिसका खुद का हाथ ही उसके साथ नहीं है दुनिया क्या खाक उसके साथ आएगी। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। परमात्मा ने अपने को मौका दिया है, परमात्मा ने अपने को अवसर दिया है, परमात्मा ने अपने को एक जरिया दिया है कि हम दुनिया में छा जाएं। 350 लोग हो गए मैडम क्या? यस सर, प्लस हो गया सर। यस, एक बार मैं चाहता हूं ताली जोरदार वाली बजाए, जोरदार वाली ताली बजाए। और जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो यस जरूर लिखिए। आपका यस लिखना, आपका हैंडराइज करना मुझे ऊर्जा देता है, मुझे पावर देता है, मुझे जोश देता है। मुझे भी ऊर्जा चाहिए भाई, मेरी बैटरी भी डाउन होती है भाई। तो जब मैं 1000 लोगों को ऊर्जा दे रहा हूं तो कम से कम 300 लोग तो मुझे भी ऊर्जा दीजिए। आप भी वो अपलाइन बनिए ताकि अपनी अपलाइन को ऊर्जा देने का आप माध्यम बने। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है और मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। अभी हैंडराइज मत करिए, एक बार सब डाउन लाइन वो डाउन कर लीजिए, अपने हैंड को एक बार डाउन करिए सब, मैडम सबका हैंड एक बार डाउन करिए। अभी हैंडराइज मत करिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बताना चाहता हूं। अभी हैंडराइज मत करिए सर प्लीज, अभी मत करिए, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके सर, ओके। आप जिम्मेवार व्यक्ति बनिए, जब जरूरत हो तब हैंडराइज करिए ताकि पता चले कि आप एक सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति हैं। और एक फिल्म देखी थी मैंने, पुष्पा, उसमें जो हीरो होता है ना वो एक ही बात बोलता है, अब मैं रुकेगा नहीं, अब मैं झुकेगा नहीं। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं सर कि देखिए आरसीएम बिजनेस में संघर्ष है, तकलीफें हैं, लोग साथ नहीं देते, लोग मदद नहीं करते, लोग सुनते नहीं, लोग मानते नहीं। तो उसका कुछ फार्मूला बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरूर नोट करिएगा। देखिए जब हम 100 रुपए की ट्यूबलाइट खरीद के लाते हैं ना तो दुकानदार को बोलते हैं पहले जला के दिखा। हाँ या ना मैडम, दीदी? यस सर। 100 रुपए की ट्यूबलाइट को जब हम ये बोलते हैं कि पहले जला के दिखा फिर खरीदूंगा, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा साला नहीं ज्वाइन कर रहा, मेरा जीजा नहीं ज्वाइन कर रहा, मेरा भाई नहीं ज्वाइन कर रहा, मेरा पड़ोसी नहीं ज्वाइन कर रहा, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। तो मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं भाई लोग आपकी बात क्यों माने? मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, आपने ऐसा कौन सा तीर मान दिया कि लोग आपकी बात माने? भाई अगर आप चाहते हो लोग आपकी बात माने तो पहले आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, रॉयल्टी लाके दिखानी पड़ेगी, टेक्निकल लाके दिखाना पड़ेगा, कार परचेज करके दिखानी पड़ेगी, तब लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे भाई। इसीलिए लोगों को अगर ज्वाइन करवाना चाहते हो ना, नजदीकी लोगों को आरसी में लाना चाहते हो तो पहले उन्हें कुछ करके दिखाइए, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहले दिखाइए तो सही। सर अपने नजदीक वाले लोग सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं, बुरा मत मानना भाई, अपने नजदीक वाले लोग सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं, सबसे ज्यादा हवा वही लोग निकालते हैं, सबसे ज्यादा अपने गुब्बारे को पंचर वही लोग करते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि अपने दायरे से बाहर जाइए, नए लोगों के बीच में जाइए। एक आदमी ने ज्वाइन किया उसके घर पे वो मीटिंग करो, उसके 5 लोग आए वहां मीटिंग की, 2 लोगों ने ज्वाइन किया या 3 ने ज्वाइन किया, अगले दिन उन 3 लोगों के घर पे वो मीटिंग करो, है ना। इसको बोलते हैं D2D लिस्ट पे काम करो, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट पे काम करो। और जिस मिट्टी में पैदा हुए हो ना, 500 किलोमीटर के दायरे में अगर बिजनेस करोगे तो वो मिट्टी आपको रोजी रोटी दे सकती है, किस्मत नहीं देगी। किस्मत चाहिए तो बाहर निकलिए, नई जगह पे जाइए, नए लोगों से बातचीत करिए, नए लोगों से संपर्क करिए। आपके शहर में जो सबसे अमीर आदमी है ना, चेक कर लेना वो आपके शहर का है ही नहीं, बाहर से आया है। देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। जब आप घर पे रहते हो तो पैसा घर से बाहर रहता है, और जब आप बाहर रहते हो तो पैसा घर के अंदर रहता है। इसीलिए नियम ये कहता है कि आप घर से बाहर रहिए, अपने काम पे पूरी ऊर्जा लगाइए, क्षमता लगाइए। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहूंगा। हर हाल में आपकी कामयाबी चाहिए, हर काल में आपकी कामयाबी चाहिए, हर माहौल में आपकी कामयाबी चाहिए। देखिए राम के जीवन में भी रावण था, श्री कृष्ण के जीवन में भी कृष्ण था, कृष्ण के जीवन में भी कंस था, मोहम्मद साहब के जीवन में भी तकलीफ थी, गुरु नानक के जीवन में भी संघर्ष था, आपके जीवन में भी तकलीफें रहेगी भाई। और जिसके जीवन में छोटी समस्या आ रही है उसको कामयाबी भी छोटी मिलेगी भाई, और जिसके जीवन में बड़ी समस्या आ रही है
कामयाबी भी उसको बड़ी मिलेगी भाई। इसीलिए जो समस्या आपको मार के नहीं जा रही है ना, वो एक्चुअल में आपको डायमंड बनाने के लिए आ रही है। इसीलिए डायरी में लिखिए कि ना तो मैं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, और ना मैं छोड़ के जाऊंगा। मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक कामयाब हो नहीं जाऊं। एक एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका में कबीला है, वहां का सरदार जब नाचने जाता है ना, कबीले का सरदार, तो बारिश आती है। तो ये बात बीबीसी वालों को पता चल गया। तो बीबीसी वाले इंटरव्यू करने के लिए उस कबीले के पास गए और सरदार से पूछा, यार हमने आपके बारे में सुना है कि जब आप नाचने जाते हो तो बारिश होती है, ऐसा क्यों? क्या आपकी भगवान से बात होती है? तो कबीले का सरदार मुस्कुराया कि भगवान से बात नहीं होती है, हम जब नाचने जाते हैं तो 100% बारिश होती है। उसने कहा ऐसा क्यों होता है बताओ ना। तो उसने कहा दो बातें होती है। पहली बात, हम नाचना तभी शुरू करते हैं जब हमें भरोसा हो जाए कि बारिश होने वाली है, और दूसरा, हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश आ नहीं जाए। मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं सर, आप कंपनी विजिट करिए, अपलाइन से मिलिए, पहले अपने भरोसे को चेक करिए कि क्या वास्तव में आरसीएम बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या वास्तव में आरसीएम भविष्य में करोड़पति बनाएगा, क्या आरसीएम में वास्तव में लोगों के जीवन को बदला है। पहले चेक कर लीजिए, कंपनी जाइए, पहले पूरा भरोसा कर लीजिए। और अगर आपको भरोसा हो जाए कि हाँ वास्तव में आरसीएम करोड़पति बना रहा है, तो फिर स्टार्ट हो जाइए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपका डायमंड आ नहीं जाए। ये गारंटी है, दुनिया की सारी कामयाबी आपके कदमों में कदम रखेगी सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहूंगा। हर हाल में कामयाबी चाहिए, हर काल में कामयाबी चाहिए, हर माहौल में कामयाबी चाहिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कोई बात बुरी लगी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपकी कामयाबी में सहयोगी बनना चाहता हूं। मुझे बहुत सारे लोग गुरु लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं वेलकम गुरुजी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं गुरुजी आज की मीटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, आज बहुत शानदार मीटिंग हुई। मुझे गुरु मत बनाइए दोस्त, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, मैं आपका भाई बनना चाहता हूं, मैं आपकी कामयाबी में योगदान देना चाहता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं आपके संघर्ष में मैं आपका साथी बनूं। अगर थोड़ा सा भी मेरी मीटिंग आज आपको बढ़िया लगी तो कोशिश करिए अपनी टीम के हर साथी को मीटिंग सुनाइए, और कोशिश करिए मार्च में हर हाल में बिजनेस को ग्रोथ देना है, चाहे 1 रुपए का भी दें। कितने लोग आज ये वादा करते हैं? मर्दों वाला वादा चाहिए, ढीले लोग नहीं चाहिए, टाइगर लोग चाहिए, मर्दों वाले लोग चाहिए। और रिकॉर्ड और इतिहास वही लोग बदलते हैं जो कमिटमेंट के पक्के होते हैं। प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। कितने लोग हैंड राइज करके बताएंगे? एक बार फास्ट करेंगे, इस बार थोड़ा तेजी से करेंगे, कि हर हाल में हम मार्च में ग्रोथ करेंगे, चाहे 1 रुपए की भी करें, लेकिन हम आज तक के इतिहास में जितना बिजनेस किया है ना, मार्च में ग्रोथ करके दिखाएंगे सर, 100% करेंगे। एक बार हैंड राइज करके बताएंगे, तब तक अपना टाइम भी पूरा हो जाएगा। 9 बजे राइट अपने मीटिंग को क्लोज करेंगे। और मैं चाहता हूं 900 लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, 400 लोगों का तो हैंड राइज चाहिए। जल्दी करिए, फास्ट करिए, हैंड राइज जल्दी करना सीखिए। अगर आपको नहीं आता है तो नीचे रिएक्शन में जाके क्लिक करिए। 400 लोग तो मुझे चाहिए। एक लीडर वो होता है जो टारगेट को सेट करता है और फिर टारगेट को 100% हिट करता है। तो 400 लोग हो जाए तो मुझे बता देना सर। जी कितने सर, लोग प्लस हुए? कितने हुए मैडम? 422, 429, 429 हो गए, क्या बात है, ताली जोरदार वाली बजाइए। यही जी लीडरशिप है, यही क्वालिटी है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज की इस मीटिंग से मार्च में आपने जो भी टारगेट लिया है ना, उस टारगेट में चाहे 10% हुआ है, अंतिम क्षणों में जो जोर लगाता है वही इतिहास बनाता है। इस महीने की 31 तारीख को रात को 12:59 तक जोर लगाना, 100% आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।